ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट वी डिड? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, और हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट के बीच में। यस सर। रिलेशन क्या फॉर्म हुआ था? C इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट बाय B नॉट, with E naught stand for the amplitude of electric field, B naught stand for, ये E naught जो था, this was amplitude of electric field, और ये B naught था amplitude of magnetic field, amplitude of magnetic field, और this C stands for speed of light, C stands for speed of light। तो ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में एस्टैब्लिश किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में, राइट? अब आज हम इस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हेडिंग लिखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके कैलकुलेशन से बात करते हैं। स्पीड ऑफ electromagnetic waves। Let's take the Cartesian coordinate system like this. ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, और ये z एक्सिस है। मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है along z एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे क्या कह रहा है, दैट वी वांट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड पता करना है। सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, आप ऐसे कोई लिमिट ले लो, एरिया ले लो यहाँ पे। सो वी आर टेकिंग एरिया लाइक दिस। पहले मैंने यहाँ पे लिया था E नॉट बाई B नॉट प्रूव करने के लिए, अभी मैं एरिया ऐसे लेता हूँ। So this is the area which I have taken here. ऐसा हमने एरिया ले लिया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ क्या था? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर म्यू नॉट ऑफ IC प्लस एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi E by dt। क्या ये इम्प्रूव वर्जन था एम्पियर सर्किट लॉ का? यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन बनाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, कंडक्शन करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा ऑफ कोर्स, यानी कंडक्शन करंट तो बना नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा, राइट? सो कैन आई राइट फ्रॉम हियर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंडक्शन करंट से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, if I'm taking this 0, so can I write cyclic integration of B vector dot dl vector is mu naught epsilon naught into d phi E by dt, mu naught into epsilon naught into what? D phi E by, can we write this?
Can we write this? Yes. Let's take this distance. ये वाला distance को हम लोग L1 ले लेते हैं और this distance as L2. A, B, C, D. ऐसे हम लोग सरफेस ले लेते हैं. चलो कैलकुलेशन करें इसका. लास्ट लेक्चर में जैसे किया था वैसे डील करेंगे इसको वापस से. ये मान लो यहाँ का डिस्टेंस ये x1 है. लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज x2. सो ये डिस्टेंस हमने x1. कैन वी राइट कैन वी रिटर्न? यस यस करेक्ट. ये सरफेस है. करेक्ट स्मृति. ये यहाँ का डिस्टेंस ओरिजिन से x1 ले लो और ये डिस्टेंस आप x2 ले लो. सो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे चर्चा करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl. व्हाट वी कैन राइट? b वेक्टर डॉट dl वेक्टर फॉर सरफेस a to b प्लस cyclic integration of b vector dot dl vector for surface b to c plus b vector dot dl vector for surface c to d and plus cyclic integration of b vector dot dl vector for surface t to. बताइए surface b to c और d to a के लिए for this surface and this surface, what is the value of b vector dot dl vector? 0. b इधर आ रहा है, dl इधर है. इस सरफेस के लिए 0 हो गया. इसके लिए भी 0. यहाँ पे अगर हम प्लस लेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा. सो या यहाँ पे अगर आप माइनस लोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. वॉट एवर यू वांट टू टेक. कुछ भी ले लेते. साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ b vector dot dl vector will it be equal to magnetic field at x1 into L2 minus magnetic field at x2 into L2. So cyclic integration of b vector dot dl vector, if I'm taking L2 outside, bx1 will it be like this? होगा ऐसा? Yes. Any doubt beta in this? Everyone, any doubt? सबको समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड कितना था? B is equal to B naught sin kx minus omega t या omega t minus kx, does not make any difference. So ये हमारा रिलेशन था. So bx1 कितना हो जाएगा? Will it be equal to B naught kx1 minus of omega t, and what will be the value of bx2? Will it be B naught sin of kx2 minus of omega t? As positions are changing, so magnetic field भी change करेगा. So यहाँ प्लेस कर दीजिए रिलेशन में. So place here. क्या आएगा मेरे पास? Cyclic integration of b vector dot dl vector L2 into b naught भी कॉमन ले लो. Sin of kx1 minus of omega t minus of sin kx2 minus of omega. Will this be the case? Let me have this as my equation number 1. होगा ऐसा? Yes. अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. फॉर दिस व्हाट आई एम डूइंग इज, आप यहां से x डिस्टेंस आगे जाओ और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कट कर लो जिसका थिकनेस dx है.
सो मैंने क्या किया यहाँ से, क्योंकि x वेरिएबल x चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा ऑफ कोर्स. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं यहाँ से x डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ, और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद मैंने एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट काट लिया है. dx थिकनेस का एक एलिमेंट काट लिया. सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट? d phi कितना होगा? x into that area dA. और ये एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट दिस एरिया एज L2 into dx? ये जो एरिया है पूरा हैच किया हुआ, व्हाट वी कैन राइट दिस एरिया? इज इट L2 into dx एरिया? Yes. एक्सीलेंट. सो प्लेस कर दो. सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑब्वियस सी बात है, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे इसके लिए. सो दिस इज E नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस kx, वॉट एवर यू वांट. सिर्फ अगर उल्टा लिखेंगे तो एक माइनस आना जाएगा, जिसे बाद में मुझे रिमूव करना पड़ेगा. into what? dx. correct? into L2. will it be like this? So अगर आप यहाँ पे देखो, L2 constant है, take this out. So integration of d phi e sine of kx minus of omega t into what? dx. Am I clear? Yes. Okay. चलो इंटीग्रेट करते हैं. बोलिए लिमिट x का. What will be the limit of x? Will it be from x1 to x2? देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है x1 के लिए और यहाँ पे एंड हो जा रहा है x2 के लिए. सो इस पूरे एरिया के लिए x का लिमिट क्या होगा? फ्रॉम x1 to x2. Yes. Okay. So it is going from x1 to x2, from 0 to pi. So d phi e का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा phi e e नॉट L2. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin kx minus omega t का. What will be the integration of this? Minus cos kx minus omega t. Minus cos kx minus omega t upon k. Upon k, and this is going from x1 to x2. So can we write that phi e naught into L2 into what? Sine, sorry, cos में e है नहीं. So it will be equal to cos of kx1 minus of omega t, क्योंकि माइनस साइन इसलिए मैं उल्टा करके लिख देता हूँ. Minus of cos kx2 minus of omega t by k. होगा. Will it be the value of electric flux passing through this complete area? इस पूरे एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, क्या उसका ये वैल्यू होगा? E नॉट L2 cos kx1 minus omega t minus cos kx2 minus omega. Is that okay? Yes. चलो, now we want to get the value of d phi e by dt. इधर पे वो टर्म था, इसको जरा डिफरेंशिएट करो. So d of phi e by dt, of course E naught by L2 बाहर है. So d of cos kx1 minus of omega t by k भी बाहर निकाल लो, minus of d of cos
x2 माइनस ऑफ ओमेगा टी बाई dt. सो कितना आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद? व्हाट वी आर हैविंग फ्रॉम हियर, d phi e by dt e naught into L2 by k will it be equal to what? cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन और एक ओमेगा टर्म इधर से आ जाएगा माइनस में, तो बेसिकली वो प्लस हो जाएगा. सो विल इट बी इक्वल टू ओमेगा इंटू साइन k x1 माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू साइन k x2 माइनस और व्हाट ओमेगा टी. व्हाट द पॉइंट? कैसे डिफरेंशिएट किया इसको? अगर आप डिफरेंशिएट करोगे cos का तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस आ जाएगा और एक माइनस यहां से आएगा ओमेगा वाला. So that minus and minus will make what? Plus. Correct? So d phi e by dt कितना हो गया? E naught into L2 into omega by k into sine k x1 minus of omega t minus of sine k x2 minus of omega t. Let me आगे ये वैल्यू सब लोग एनालाइज करके बताइए प्रॉपर्ली. Will this be the case? Yes, sir. Very good sir. अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन से चले, सो फ्रॉम दिस, ये वाले रिलेशन से चले, तो क्या रिलेशन बन रहा था? that cyclic integration of b vector dot dl vector is equal to mu naught into epsilon naught into d phi e by dt. So from here what we had, that cyclic integration of b vector dot dl vector का वैल्यू मेरे पास था b naught into L2, that will place here, इधर रख देंगे b naught into L2 sin k x1 minus of omega t minus of sin k x2 minus of omega t is equal to what? Mu naught into epsilon naught. Now d phi e by dt आपके पास ऑलरेडी है, e naught L2 omega by k, e naught L2 omega by k sin of kx1 minus omega t kx2 minus of omega t. अब देखिए ये जो पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म है, दिस विल गेट कैंसल, ये L2 से L2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा. ओ ठीक है, अब यहाँ से क्या रिलेशन फॉर्म हो गया? b नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट e नॉट इंटू व्हाट? ओमेगा बाई के. सो e नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एज यू नो फ्रॉम हियर दैट व्हाट इज e नॉट. सो कैन आई राइट e नॉट as b naught by c? Okay, जरा इसको प्लेस कर दीजिए वैल्यूज को एंड गेट द फाइनल रिजल्ट. place the value and get the final result. So, यहाँ पे E नॉट को C के टर्म्स में रिप्लेस करो और ओमेगा बाई के भी C हो जाता है. खुद से करिए फाइनल रिजल्ट. हाँ ठीक. Sir, can you please explain the last slide? I had no net issues. No, got disconnected. Okay, 1 second है बेटे, एक्सप्लेन करता हूँ. चलिए इसको फाइनल रिजल्ट निकालते हैं. C क्या था? C was what? E naught by B naught.
याद है रिलेशन हमने कल डिराइव किया था, सी का वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट. Yes. Okay, but C is equal to, as we have C is equal to E naught by B naught, so E naught will be equal to C into B naught. और मैंने उल्टा लिख दिया था. So यहाँ से E naught कितना हो जाएगा? This will be equal to C into what? B naught. So प्लेस कर दीजिए यहाँ पे. So B naught, ये mu naught by epsilon naught को नीचे शिफ्ट कर दो, by mu naught into epsilon naught, C into B naught, और ओमेगा K को लिख सकते हैं हम लोग omega by C. So this B naught and B naught will get cancelled. ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो C will go up. So basically C स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 by mu naught into epsilon naught. C कितना हो जाएगा? 1 by under root of mu naught into epsilon. This is speed of electromagnetic wave in air and vacuum. Speed of electromagnetic wave in air vacuum. इसमें म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? आई होप आपको याद हो. इज इट 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7? Yes. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 into 10 raised to -12. 8 पॉइंट, वेरी गुड. 85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12. ये सब वैल्यूज को यहाँ प्लेस करोगे तो सी आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली ये 2.99 समथिंग मिलता है, जिसका राउंड करके हम लोग 3 कर देते हैं. सो फ्रॉम हियर वी गेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर एंड वैक्यूम. मतलब लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो स्पीड ऑफ electromagnetic wave in air plus vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. गौरव क्लियर? समझ में आया कैलकुलेशन ही पूरा? इज इट क्लियर बेटा? सबको समझा पॉइंट ये? Yes, sir. वेरी गुड, सुपर. देखो प्रणिका, लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से. यहाँ पे क्या किया बेटा हमने इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में क्या किया है? पहले फ्लक्स निकाला, टोटल फ्लक्स. तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल इन दिस रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है. सो ऑब्वियसली फ्लक्स निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी फ्लक्स? ई इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इनटू डी ए. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. और इस एरिया का, ये जो आपने एरिया फॉर्म किया है, इसका एरिया हो जाएगा डी एक्स थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ L2. सो dx into L2 will be this area. So यहाँ पे एरिया की जगह पे प्लेस कर दिया dx into L2. अब ये L2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, इसको इंटीग्रेट किया. साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस के एक्स बाई के. एक्स का लिमिट हो जाएगा फ्रॉम x1 to x2. सो दैट लिमिट आई हैव प्लेस्ड हियर. वो लिमिट हमने प्लेस कर दिया. सो फ्रॉम हियर वी गॉट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया. लेकिन मुझे यहाँ पे d phi e by dt चाहिए. सो आई हैव जस्ट डिफरेंशिएटेड इट अगेन. सो d phi e by dt मुझे मिला. अब ये जो लिखा था हमने रिलेशन, इसमें साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl मुझे यहाँ मिल गया है. d phi e by dt मैंने अभी कैलकुलेट किया, दोनों को प्लेस करके इक्वेट कर दिया. This is the calculation. Yes, sir. Good. कौस्तुभ समझ में है? कनद क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अगर मैं मीडियम को चेंज करूंगा तो क्या एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, क्या ये चेंज करेगा? I'll be changing the medium. Yes, sir. Yes.
तो क्या फॉर एनी अदर मीडियम, कैन आई राइट हियर फॉर एनी अदर मीडियम इसका जो स्पीड होगा, लेट मी डिनोट दिस बाय v, will it be equal to 1 by under root of mu into epsilon? होगा फॉर एनी अदर मीडियम स्पीड कितना हो जाएगा 1 by under root of mu into epsilon. Mu is the permeability of that medium, epsilon is permittivity of that medium. सिंस ये एयर के बारे में बात कर रहे थे इसलिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट था, कोई और मीडियम में बात करोगे तो म्यू और एप्सिलॉन हो जाएगा, दैट विल चेंज. Am I clear properly? Yes. Okay. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No. चलो आगे बात करते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक टर्म आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, बेसिक तो पढ़ा ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक टर्म पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको हम लोग कभी कभी किसी किसी बुक में म्यू से डिनोट करते हैं, कई एन से डिनोट करते हैं, दोनों इसका एक्सप्रेशन होता है. पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? हैव यू रेड दिस? Yes, ratio of speed of light in air by speed of light in that medium, right? So refractive index क्या होता है? इसलिए speed of light in air by speed of light in that medium. जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी मीडियम में आप लाइट का स्पीड लेते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? Yes. राइट. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा? सो रिफ्रैक्टिव, मैं म्यू से डिनोट कर लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. विल इट बी इक्वल टू 1 by under root of mu naught into epsilon naught, the speed of light, 1 by under root of mu naught into epsilon naught, and a speed of light in that medium. So will it be equal to 1 by under root of mu into epsilon? इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, सॉरी म्यू की जगह पे n डिनोट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक म्यू इधर है, so you'll get confused. n कितना हो जाएगा? This will go up under root of mu into epsilon by under root of mu naught into epsilon naught. ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा. सो विल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? म्यू इनटू एप्सिलॉन बाय म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट. कैन आई राइट म्यू एज अंडर रूट म्यू नॉट इनटू म्यू आर? नॉर्मल लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. परमिएबिलिटी इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी. और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट. Can I write permeability as permeability of free space into relative permeability? और permittivity को क्या लिख सकते हैं? Permittivity of free space into relative permittivity by mu naught into epsilon naught. Can it be written like this? Yes. Okay, very good. Now this mu naught and mu naught will get cancelled. ये epsilon naught cancel हो जाएगा. So n कितना हो गया? Is it equal to under root of mu r into epsilon? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो. This is the refractive index.
ये होता है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी. सो रिलेटिव परमियाबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी का जब आप रूट लोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा. गेटिंग द पॉइंट? Yes. Yes, sir. ओके. अब मुझे बताओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको कौन सा मीडियम बोलते हैं हम लोग? जिसका डेंसर. और जिसका कम होगा उसको कौन सा बोलेंगे? Rare. रेयरर. अब मुझे बताओ डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम जो होता है, क्या वो फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि रिलेटिव परमियाबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करता है? Relative. तो मार्क माय वर्ड, ऑप्टिक्स में जो रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट है या डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट है, उसका फिजिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है. The concept of rarer medium and denser medium in optics has no relation with physical density. Mass by volume से कोई मतलब नहीं. That is optical denser या optical rarer, and that depends on the relative permeability and relative permittivity of that medium. Make this concept very very clear. ऑप्टिक्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेंसर या रेयर मीडियम था. दैट डेंसर और रेयर मीडियम हैज नो रिलेशन विथ फिजिकल डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, उससे कोई लेना देना नहीं. डेंसर या रेयर होगा दैट डिपेंड्स ऑन द, दैट इज ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी. वो इस फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास बाय वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता. Is it okay? Yes. Yes. हमें शेयरिंग स्क्रीन. एक क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद एनर्जी पे चर्चा करते हैं. एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर एनर्जी पे चर्चा करते हैं. इजी प्रॉब्लम है. चलिए क्वेश्चन नंबर 29.3, गो फॉर इट.
Okay. ठीक है, देखते हैं इसको करके। Let's go to the whiteboard. See, I'm just going to the whiteboard. पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? That they have given us the magnetic field. So magnetic field कितना दिया है? B is equal to B naught they have given 2 into 10 raised to power minus 7. 2 into 10 raised to power minus 7 Tesla into what? Into sine what is there? 0.5 into 10 raised to power 3x plus 1.5 into 10 raised to power 11 t टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज दी वेवलेंथ पूछा है और क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कैसे निकालोगे? सो के ये दिया है, के कितना है? 0.5 into 10 raised to power 3 और वेव नंबर क्या होता है? इज इट इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा into 0.5 into 10 raised to power 3. This will go that side. So 4 pi equal to lambda into 10 raised to power 3. So basically lambda कितना हो जाएगा? 4 pi into 10 raised to power minus 3 meter. Will this be the wavelength? 4 pi into 10 raised to power minus 3 meters. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे और फर्दर, pi is 3.14. Okay. लैम्डा में पाई कितना हो जाएगा? 4 into 3.14 into 10 raised to power minus 3 meters. So what will be lambda here? 4 1 5 12. Is it 12.56 into 10 raised to power minus 3 हो जाएगा? अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, so 1.25 into 10 raised to power minus 2 meter. Will it be? Okay. यहाँ से आप एक पार्ट निकल गया लैम्डा। सेकेंड पार्ट में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सो ओमेगा आपके पास था 1.5 into 10 raised to power 11. So omega is basically equal to what? 2 pi into frequency. So frequency कितना हो जाएगा? 1.5 into 10 raised to power 11 by 2 pi. So what is the value of frequency got from here? कितना आ गया फ्रीक्वेंसी यहाँ से? I'll do it on the calculator. 1.5 divided by 2 pi. So 1.5 divided by 2 into 3.14. 2.388. तो 2. So frequency आ जाएगा 0.2388 into 10 raised to power 11. So अगर इसको अच्छे से अरेंज कर दोगे, so 2.39 into 10 raised to power 10 hertz. Will this be the frequency? ठीक है, ठीक। Yes.
नाउ स्पीड निकालो, v is equal to what, f into lambda, velocity is equal to frequency into lambda, क्योंकि ये ऑफ कोर्स कोई और मीडियम में है. सो v is equal to f into lambda. so यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 2.39 into 10 raised to power 10 into 1.25 into 10 raised to power minus 2. So velocity will be equal to what? 2.39 into 1.25 into 10 raised to power 8 meter per second. So 2.39 into 1.25, 2.98 approximately 3 के आसपास ही आ रहा है. 2.98 into 10 raised to power 8 meter per second. So अगर आप राउंड करके 3 लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा. राइट. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करके स्पीड को नियरली इक्वल टू, इफ आई राइट 3 into 10 raised to power 8 meter per second, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए, सो वंस वी आर हैविंग फ्रॉम, ओके ठीक है स्मृति. सो यहाँ से आप ई नॉट निकाल दो. ई नॉट कितना हो जाएगा, सो ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू वॉट, बी नॉट. ई नॉट कितना हो जाएगा, सी इज 3 into 10 raised to power 8 और बी नॉट हो गया 2 into 10 raised to power minus 7. So what will be the value of E naught? 6 into 10 raised to power 1. So E naught will be equal to 60 Newton per coulomb. Is it E naught? हाँ ठीक, करेक्ट है. E naught आ गया 60 Newton per coulomb या वोल्ट पर मीटर, whatever you want. So रिलेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल, E is equal to U naught sin of kx plus of omega t. अच्छा, ये जो वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है कि नेगेटिव की तरफ चल रहा है? नेगेटिव. हाँ दोनों प्लस है. के था 0.5 into 10 raised to power 3x plus 1.5 into 10 raised to power 11 t Newton. Will it be the value of electric field? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल किधर रहा है? नेगेटिव. नहीं, कौन से एक्सिस पे चल रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस? हाँ एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था. यहाँ बी वाई दिया था क्वेश्चन में, देखिए. सो वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से एक्सिस पे चल रहा है? एक्स. सो वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस पे चल रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस पे होगा? सब परपेंडिकुलर होता है ना, सो इट विल बी ऑन द जेड एक्सिस. होगा. See, magnetic field is going along y-axis, electric field is going along, electromagnetic wave is going along x-axis. तो obvious सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड z-axis पे चलेगा. Yes. Is it clear? Yes, sir. Okay. चलिए आगे डिस्कशन करते हैं. अच्छा, तुमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? NH upon 2 pi. हाँ Mass into velocity. वो होगा क्या? h by lambda भी होता है. h by lambda होता है मोमेंटम. Yes. Force analysis. Momentum is equal to what? h by lambda. ये आपका मोमेंटम है.
सो क्या मोमेंटम को हम h याद है सबको कि भूल गया? मोमेंटम को h by लैम्डा भी करते हैं ना. आई होप यू हैव read this in the modern physics. Yes. Yes, sir. सो मोमेंटम h by लैम्डा हो गया. एनर्जी कितना होता है? इज इट इक्वल टू hc by लैम्डा? Yes. है ना. एनर्जी ऑफ दैट वेव इज इक्वल टू व्हाट? hc by लैम्डा. या E stands for what? एनर्जी. जरा सोचना ध्यान से. कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ h by लैम्डा, ये जो टर्म है h by लैम्डा, क्या हम h by लैम्डा की जगह पे कैन आई राइट मोमेंटम p हियर? सो क्या मिलेगा? एनर्जी इज इक्वल टू p इंटू c. और यहां से रिलेशन क्या फॉर्म हो गया? दैट p इज इक्वल टू व्हाट? E by c. Momentum is equal to what? Energy by speed of light. Am I clear? Yes. So क्या हम एनालाइज करो, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ. मोमेंटम जो होता है वो h by लैम्डा होता है. लिनियर मोमेंटम इज h by लैम्डा. h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा आपका वेवलेंथ होगा. ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में. एनर्जी होता है hc by लैम्डा. ऑफ कोर्स यू नो दिस. h by लैम्डा की जगह पे मैंने मोमेंटम पेश कर दिया. सो E इज इक्वल टू p by c. सो p यानी मोमेंटम कितना हो जाएगा? E by c. इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी मोमेंटम होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी मोमेंटम होगा. और मोमेंटम होने के लिए मास होना चाहिए कि नहीं? डू वी नीड मास फॉर मोमेंटम? Yes. Yes, sir. Of course, momentum is mass into velocity. अब यही से ये प्रूव होता है कि लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल नेचर है, क्योंकि इसके पास मास है तभी तो मोमेंटम आ रहा है, और लैम्डा है यानी वेवलेंथ है. सो वो वेव का ही, उस पार्टिकल का तो वेवलेंथ होता नहीं, राइट? सो आप देखो P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम. मोमेंटम के लिए मास होना चाहिए. मास इनटू वेलोसिटी इज लिनियर मोमेंटम. सो मास है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पार्टिकल है और इसके पास लैम्डा यानी वेवलेंथ है. वेवलेंथ तो सिर्फ वेव में हो सकता है, पार्टिकल में वेवलेंथ हो ही नहीं सकता. सो यही ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज डुअल नेचर. इसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. खैर, मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट वो नहीं है. अब जरा देखो, मान लेते हैं कि कोई सरफेस है जो कंप्लीटली ऑब्जर्विंग सरफेस है. हम लोग यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं. सो ये रिलेशन अभी अपने पास रखिए. हेडिंग दे दो रेडिएशन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर. मान लो मेरा सरफेस है वो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है. फर्स्ट केस में कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस. ठीक है. सो लेट्स से बेटा कि मेरा एक सरफेस है ऐसा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे फॉल किया और ये सरफेस इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया. ये सरफेस इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब यहाँ पे आने का रिफ्लेक्ट होके नहीं गया. सो व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम? इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? विल इट बी इक्वल टू E by c. ये जब लाइट आ रहा है, लेट्स से इट इज कैरिंग एनर्जी E, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू E by c. Yes. अच्छा, अब ये लाइट यहाँ पे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आने के बाद ये सरफेस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लिया है. सो एब्जॉर्ब कर लिया मतलब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0. 0. अब न्यूटन का सेकंड, बिकॉज वी आर डीलिंग फॉर पार्टिकल्स सो वी कैन यूज न्यूटन सेकंड लॉ. सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T. ये स्टैंड करता है चेंज इन प्रेशर के बाद होगा. F इज इक्वल टू व्हाट, क्या कहता है? चेंज इन प्रेशर. सॉरी, F इज इक्वल, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम.
सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F is equal to delta P by delta T. Delta P stands for change in momentum. Yes or no? Yes. होगा ऐसा? Yes. Okay. So what will be force? E by C minus of 0. 0 minus E by C भी कर सकते हो, will make no difference. By time. So यहाँ से जो आपका ये जब लाइट आया सरफेस पे हिट किया तो फोर्स लगाएगा. फोर्स कितना जनरेट होगा? That force will be equal to E by CT. क्या इतना ही फोर्स लगाएगा वो लाइट? जब ये लाइट इस सरफेस पे फॉल किया, इसके इनिशियल मोमेंटम E by C था, फाइनल 0 था क्योंकि अब्सॉर्ब कर लिया था. तो चेंज इन मोमेंटम E by C माइनस 0 होगा. सो जब ये लाइट इस सरफेस पे आएगा और अगर ये सरफेस लाइट को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये स्ट्राइक करेगा तो प्रेस फोर्स लगाएगा. दैट फोर्स इज इक्वल टू E by C into T. इज इट ओके? Yes. ओके. एक कंसेप्ट है, शायद आपको पता होगा, इंटेंसिटी. क्या होता है इंटेंसिटी? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या होता है? एनी आइडिया? एनीवन? इंटेंसिटी, हाँ बोलो. पर फोर्स नहीं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सुपर. Intensity is defined as energy over unit area in unit time. So, intensity होता है energy by area into time. So intensity is defined as energy per unit area per unit time. This is your intensity. Energy per unit area per unit time is defined called intensity. Remember this. This is of huge importance. ये wave optics में भी काम में आएगा. So intensity is defined as energy per unit time per unit area. अब देखिए, ये मेरा फोर्स F था. So फोर्स F कितना आया था? E by C into T. एक काम करो, एक एरिया से ऊपर और एक एरिया से नीचे मल्टीप्लाई करो. Will have no difference. So फोर्स कितना मिल जाएगा? एनर्जी बाय एरिया into टाइम into एरिया बाय C. एक एरिया बाय C इधर और एक इधर ले लेंगे, है ना? So intensity is defined as energy per unit time per unit area. So intensity is equal to energy by area into time. So मैंने क्या किया इसमें? I have multiplied by area in the numerator and area in the denominator. ये टर्म्स को एक साथ ले लिया, एक को एक साथ ले लिया. Now obvious सी बात है, इसकी जगह पे I can write intensity I. So force कितना हो जाएगा? I into A by C, where this I stands for intensity. So force is equal to I into A by C. A को नीचे शिफ्ट कर दो. So force by area will it be equal to what? I by C. क्या force by area I by C होगा? Yes. Okay. Now what is the value of force by area? Pressure. 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 ये टर्म हो गया आपका प्रेशर. So can we write from here? यहाँ लिख देता हूँ फाइनली. P is equal to I by C, where this P stands for radiation pressure. है ना? So अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आ रहा है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर इंटेंसिटी I है तो सरफेस पे टकराने के बाद अगर वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है कंप्लीटली तो कितना प्रेशर लगाएगा? I by C, where I stands for intensity of that electromagnetic wave. ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना. Here P stands for momentum and here P stands for pressure. So completely absorbing. So do E minus E. So हम प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है बेटा? स्केलर की वेक्टर? Scalar. स्केलर.
तो प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो दैट विल बी ऑफ कोर्स सेम। इज इट ओके, क्लियर? Yes, sir. सो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो रेडिएशन प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि इतना कम ये वैल्यू होता है कि इसका खास इंपॉर्टेंस मेजर वर्ल्ड में नहीं है, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल दिस इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। Okay, shall I discuss further? Yeah. ये आपका कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए हो गया। नाउ विल गो फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गो फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो कि मेरा कोई सरफेस ऐसा था, द सरफेस वाज लाइक दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, टकराया सरफेस को और रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। सो व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम? ई बाई सी। नीचे के डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया है, सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नीचे के डायरेक्शन को प्लस लिया तो ऊपर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। सो व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? Minus E by C. माइनस ई बाई सी, बिकॉज इनिशियली ये नीचे आ रहा था, आई हैव टेकन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज प्लस, सो ऑफ कोर्स अपवर्ड डायरेक्शन माइनस हो जाएगा बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाटएवर यू वांट। सो ये कितना हो जाएगा? So can I say that change in momentum will be equal to what? 2E by C. माइनस साइन मैंने हटा दिया है। सो क्या मेरा चेंज इन मोमेंटम यहां से जो आएगा, विल इट बी इक्वल टू 2E by C? Yes, sir. So what will be force acting from Newton's second law? Delta P by T. So force कितना एक्ट हो जाएगा? 2E by C into T। या अगर आप इसको फाइनली रेडिएशन प्रेशर, दिस विल बी द फोर्स। सो रेडिएशन प्रेशर अगर आप लिखोगे यहाँ से, so this will be 2I by C। my radiation pressure। Am I clear? समझ में आया सभी को? 2I by C। देखो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो एब्जॉर्बिंग सरफेस का डबल होता है।
बिकॉज मोमेंटम चेंज ना बेटा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ही था, फाइनल वहां 0 था, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग में, यहाँ पे आके टकरा के वापस भी गया। सो इनिशियल मोमेंटम भी था और फाइनल भी था, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स ऐड होकर डबल हो जाएगा ना। और एक और बात समझो, वहां पे तो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे सरफेस उसको थ्रस्ट दे के ऊपर भेजेगा, एक तो रोकने में फोर्स लगा, फिर ऊपर भेजने में फोर्स लगा, ऑफ कोर्स ये डबल हो जाएगा। इज इट ओके? समझ में आया सबको पॉइंट ये? अनाथ कौस्तुभ क्लियर बेटा, सबको पॉइंट समझा? वेरी गुड सोहम, स्मृति। एक मिनट, समझ में आया सबको प्रॉपर्ली? Yes. आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो ऑफ कोर्स ये वेव है तो क्या कैरी करेगा? वेव कैरीज व्हाट? एनर्जी। वेव क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड में। सो एनर्जी डेंसिटी कितना होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? कुछ याद है फॉर्मूला? इज इट हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर? ये आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या एनर्जी डेंसिटी होगा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। Yes. करेक्ट। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो दोनों में एनर्जी कैरी करेगा। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये आरएमएस वैल्यू पकड़ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इन, सॉरी, is it b square by 2 mu naught? Yes. Okay. Is it b square by 2 mu naught? Yes. Okay, fine. अब जरा एक बात देखिए, मैं लास्ट में आरएमएस पे आता हूँ। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा एट एनी रैंडम टाइम टी? चलो बात करते हैं फिलहाल। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? Is it equal to half epsilon naught into E square plus half B square by mu naught? Yes. Super. समझ में आया सबको पॉइंट ये? Is it clear everyone properly? Yes. Okay. अगर हम पिक के लिए बात करते हैं तो ई नॉट लगा सकते हो, बी नॉट लगा सकते हो, वॉट एवर यू वांट। अब एक काम करें, क्या हमने डिस्कस किया अभी, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? सी। सो कैन आई राइट बी नॉट as E naught by C if you want to write in electric field then? Yes. है ना? अगर हम मैक्सिमम के लिए बात करेंगे तो यहाँ ले लो E naught और B naught. So can we write C is equal to E naught by B naught? So B naught कितना हो जाएगा? Is it E naught by C? है ना? अब ये B naught का वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए. So what will be total energy? यानी मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं.
टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ई नॉट का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट. ग्रेड अच्छे से एनालाइज करके देखिए, कुछ डाउट आएगा मुझे पूछो. होगा ऐसा? अच्छा, सी क्या होता है? इज इट अंडर रूट ऑफ 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट? सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. विल दिस बी सी स्क्वायर? Yes, sir. अब देखिए, सो अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा? इसको अगर आप प्लेस कर दोगे तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 बाई था, ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट. दिस म्यू नॉट एंड म्यू नॉट विल गेट व्हाट? कैंसिल. सो टोटल एनर्जी कितना हो गया? Will it be equal to half into epsilon naught into E naught का square plus half into epsilon naught into E naught का square. So total energy कितना हो जाएगा associated with this wave? Am I clear? देखो, दोनों को बस सिंपली ऐड कर दिया. So will it be total energy epsilon naught into E naught का square? अगर हम पीक के लिए बात करते हैं तो टोटल एनर्जी के लिए can we write this? Yes. yes प्रणिका लिख सकते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या एनर्जी इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में? Yes. अगर Yes. मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास टोटल 40 जूल एनर्जी है, सो 40 जूल एनर्जी में से 20 जूल एनर्जी किस में से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में से आएगा. और रिमेनिंग 20 जूल एनर्जी किस में से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड में से आएगा. सो कैन आई से वन थिंग दैट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? कैन वी मेक दिस पॉइंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होता है. सो अगर वेव्स के पास टोटल 40 जूल एनर्जी है, सो आउट ऑफ दैट 20 जूल विल कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड and remaining 20 joule will come from magnetic. Am I clear? Yes. Fine. So can I write एक important point बनाइए यहाँ पे, लिखो important point. For electromagnetic waves, energy is equally divided in electric and magnetic fields.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होता है. सो अगर टोटल एनर्जी इसके पास 80 जूल है, सो 40 जूल विल कम फ्रॉम electric field and remaining 40 joule will come from magnetic. Kaustubh, am I clear? Yes, sir. अच्छा, एक बात और जरा देखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मूला और बताता हूँ. इंटेंसिटी क्या था? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये था ना. इंटेंसिटी क्या था? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. अब देखो, मुझे बताओ, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? पावर. यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क भी पावर होता है, एनर्जी बाय टाइम पावर होता है. सो कैन आई राइट हियर दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, क्या हम इंटेंसिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया. Intensity can also be defined as power per unit area. ऐसे भी डिफाइन कर सकते. Am I clear properly? Yes, sir. Super. चल, I'll take one question, फिर आगे बात करेंगे. ऑलमोस्ट डन है ये टॉपिक, इतना ही है. प्रॉपर्टीज है कुछ पढ़ना, मैं लिखा दूंगा प्रॉपर्टीज आखिर में. 29.4 एग्जाम्पल. बहुत आसान है. 29.4 करिए. ओके, करें इसको सॉल्व. देख, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट दे सेइंग इज, ओके, 3.3
10 raised to power minus 11. If you use answer, Kaustubh is getting 2.16. Let me check. 2.16 सही है Kaustubh. 10 raised to power minus 3. क्वेश्चन में क्या करा है? लाइट विथ एवरेज एनर्जी 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एवरेज एनर्जी फ्लक्स दिया. ये क्या दिया है एक्चुअली? इंटेंसिटी. ये एनर्जी फ्लक्स दिया है एंड इंटेंसिटी 18 watt per centimeter square is the energy flux falls on a non-reflecting surface, यानी absorbing surface. Non-reflecting surface. Okay, so non-reflecting surface पे इतना fall कर रहा है. If the surface has an energy of 20 area of 20 centimeter square, so area इसका 20 centimeter square का है. So find out the average force exerted on the surface during 30 minutes time span. So time span 30 मिनट पे आपसे पूछा गया find average force. कैसे करोगे? Energy flux दिया 18 watt per centimeter square. Now what will be the total energy? 18 into what? Area. एनर्जी कितना हो जाएगा? 18 into 8 20. Is it 360 watt? यानी पावर ये पूछ रहा है. पावर निकाल दो, एनर्जी नहीं, पावर. Will this be power here? Yes. So power कितना आ गया? 360 watt. Now once we have power, मुझे प्रेशर पूछ रहा है. फोर्स पूछ रहा है. Now what will be force? Power by speed. हाँ, power by पहले तो प्रेशर निकाल दो, मोमेंटम कितना हो जाएगा फोर्स? बोलिए कितना हो जाएगा फोर्स? पहले एक काम करो, फर्स्ट कैलकुलेट इंटेंसिटी. व्हाट विल बी इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी से अच्छा है कि मोमेंटम कैलकुलेट करो. मोमेंटम कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी मोमेंटम? एनर्जी बाय सी. राइट. सो मोमेंटम कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू एनर्जी इज व्हाट? 360 into 30 मिनट्स में दे रहा है तक चाहिए आपको, into 60 by 3 into what? 10 raised to power 8. 10 हो जाएगा. So what will be momentum from here? Correct है. 36 into 6 into 10 raised to power 3, and this will go up into 10 raised to power what? Minus 8. So this will be minus 5 from here. into minus 5. So momentum कितना हो जाएगा? 2.16 into 10 raised to power minus 3 kg meter. Sorry, this will be my momentum. होगा इतना मोमेंटम. Yes. नाउ अगर आपसे फोर्स पूछा गया एवरेज, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा ले रहे, डी लेते तो इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलता मुझे. सो फोर्स एवरेज 2.16 into 10 raised to power minus 3
by 30 into what 60. This will go up 10 raised to power minus 5 हो जाएगा. So force average 2.16 to 10 raised to power minus 5 6 into 100 कर दो नीचे. 21 72 12 छक्का 72. So 12 हो जाएगा. Force average 0.12 into 10 raised to power minus 5. So from here force average कितना हो जाएगा 1.2 into 10 raised to power minus 6 ना. Will this be the average force? Yes, sir. Yes. हाँ, वैसे से भी करोगे तो चलेगा दोस्तों, वैसे भी चलेगा, जो आपको सही लगे वैसे कर. क्लियर है सबको प्रॉपर्ली? Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है. विल वाइंड अप फॉर टुडे. मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन जो हमने आज किया. समझ में आया सबको आज के लेक्चर ढंग से? एवरीवन? Yes. Yes. वाइंड अप. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय बाय.